हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करेंगे 7th क्लास साइंस से। तो जहाँ तक रह गया था उससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं शुद्धांत पे। बुक्स में आप साथ साथ में देखते चलना है। ये शुद्धांत में शुद्धांत लगभग 7.5 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित नली है। मतलब जो छोटी आंत है अपनी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। जिसमें मतलब बताया है कि 7.5 मीटर लंबी रहती है। जैसे बहुत लंबी हो गई और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फोल्ड रहती है, ऐसे मुड़ी मुड़ी मुड़ी। और यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में से भी कुछ रस निकलता है। तो छोटी आंत का काम क्या रहता है, ये लीवर हो गया अपना, और एक अग्नाशय में पैनक्रियास बोलते हैं, वहाँ से भी उसको जूस प्राप्त करती है। मतलब जो डाइजेस्टिव जूस, कौन सा, पाचन करने वाला। और इसमें भी छोटी आंत में भी कुछ रस निकलता है। और उसके बाद यकृत एक गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर के भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ये मतलब जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोलते हैं, लीवर को, और हिंदी में बोले तो यकृत को लीवर बोलते हैं, यकृत। ये कहाँ पे रहता है, जैसे यहाँ पे देखो, जो ये दिया है ना यहाँ पे अंदर, ये वाला, ये इतना हिस्सा, ये लीवर है। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है हमारे शरीर की। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली से संग्रहित होता है। इसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ अंदर होगा, जो पित्तरस निकालता है। ये देखो यहाँ दिया है ना, यहाँ से जो पित्तरस निकलता है, और यहाँ से यकृत से भी, यकृत मतलब लीवर। तो ये सभी मिलके किसमें, छोटी आंत में आ जाते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा मतलब हो गया जो फैट है हमारे, ऑयली वगैरह जो खाना खाते हैं, वो सभी कौन सा, जो पित्त है, पित्तरस है, मतलब पित्ताशय से जो निकलता है, वो वाले रस को जो है वसा के पाचन में बहुत, मतलब जो ऑयली जितना भी जो खाना खाते हैं वो सभी ये पित्तरस से हो जाता है। ठीक। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। और अग्नाशय एक रस, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो अग्नाशय कहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो दिया है अग्नाशय, ये, हाँ, ये क्या काम करता है, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, मतलब हम जो भोजन लेते हैं उसमें अंदर पाए जाते हैं, तो उनको जैसे बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्म में है, मतलब बहुत जटिल फॉर्म में रहते हैं, तो उन्हें सिंपल फॉर्म में बना देता है। जैसे देखो जटिल फॉर्म कैसे हो गए, जैसे ये बहुत ज़्यादा जटिल फॉर्म हो गए, ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म कैसे, ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में, है ना। तो ये कहाँ काम करता है, अग्नाशय। तो अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस, ठीक है। और आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्धांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। और मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म कौन सा रहता है, ये शर्करा वाला, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमें क्या है, एनर्जी देता है। जैसे जब भी अपन कई बार दौड़ने लगते हैं जल्दी जल्दी बहुत टाइम, तो कई बार हाँफने लगते हैं, तो जिससे फिर से रिकवरी एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल जाती है।
वसा और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो अलग अलग दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तन हुए, जिसमें जैसे वसा है, ये वसा अम्ल में हो गया परिवर्तन, है ना, और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाए। अब इसमें एक ये बताया गया है ब्लू कलर में कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ई में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब उसको यहाँ पे गोली लग गई थी उसको। अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वो अमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका और उन्हें छिद्र को पट्टी से ढक दिया। और ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। मतलब जैसे किसी को गोली लग गई थी तो डॉक्टर के पास ले गए उसको, तो डॉक्टर ने उसको अच्छे से जो छेद है उसका गोली वाला बंद नहीं किया, तो उसने फिर क्या किया, मतलब उसको आसानी से वो मतलब उसके अंदर झांक पाया। शुद्धांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब क्या बता रहे हैं कि जो जब पाचन हुआ, जो भी अपन खाना खाते हैं, है ना, नहीं वो तो गाय का है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। मतलब जो इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है, जब जो पचने के बाद जो खाना आगे बढ़ जाता है उसको, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अवशोषण। ठीक है। अब शुद्धांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम और रसंकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण तल क्षेत्र बढ़ा देता है। मतलब जैसे जो दीर्घरोम, ये दो प्रकार दिए हुए हैं, दो संरचनाएं अलग अलग छोटी उसमें। तो अब दीर्घरोम का काम क्या बताया रहे हैं कि जो भोजन वहाँ पे और ज़्यादा भोजन का अवशोषण है, उसका जो तल है, जो एरिया है, उसको वहाँ पे बढ़ा देता है, जिससे मतलब और ज़्यादा अवशोषण हो सके। और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखो कोशिकाएं जो अंदर तरफ रहती हैं उनमें ग्लूकोज कैसे मतलब काम करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और ऑक्सीजन जैसी मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जल भी हो जाता है वहाँ पे, और उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। मतलब जो ग्लूकोज पिया था तो उससे एनर्जी डायरेक्ट, हाँ, हमारे शरीर को ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषित नहीं होता है, वो बृहदांत में चला जाता है। बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। मतलब इधर तक, छोटी आंत तक आते आते जितना भोजन हो गया तो हो गया, उसके बाद जिसका जो मतलब जो नहीं पच पाया है और पचा हुआ भी है, तो वो सभी कहाँ, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है ना। पचे या ना पचे, हाँ, मतलब जो बचा हुआ भाग रहता है वो सभी बृहदांत में आ जाता है। और बृहदांत की यदि हम बात करें तो बृहदांत शुद्धांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। अभी हमने पढ़ा था छोटी आंत कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर, और बड़ी आंत उससे बहुत छोटी रहती है। तो एक इसकी कितनी रहती है लंबाई, 1.5 मीटर लंबी। तो वो कैसी है, मतलब बहुत ज़्यादा फोल्ड वाली है, उसमें बहुत सारी लेयर पड़ चढ़ी हुई हैं। इसमें क्या है, कम लेयर की है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी रहती है और इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों
का अवशोषण करना है। मतलब ये एब्जॉर्प्शन किस चीज़ों का करती है, जो यहाँ पे बचा हुआ रहता है उसमें से बस जल हो गए और कुछ लवण रहते हैं घटक भोजन के, उनको बस ये अवशोषण करती है। मतलब अवशोषण का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, है ना। एब्जॉर्ब को जैसे यदि तुम अच्छे से जानना चाहो, देखो जैसे अपन ने रुई ली है ना, रुई में यदि पानी में डालेंगे तो जितना ज़्यादा पानी सोख रहे हैं तो वो मतलब हो गया उसका एब्जॉर्प्शन। वैसे ये क्या है, जैसे ये हो गई है ना लेयर, इसे बीच में यदि खाना रहेगा तो उस खाने से पानी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करना। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं। और निष्कासन ये लास्ट प्रक्रिया है जिससे जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो हम इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शुद्धांत, और इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, 7.5 मीटर लंबी रहती है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, बिसाइड इट वाज ऑल्सो सीक्रेट जूस। और ये क्या है, पेनक्रियाज से भी सीक्रेशन लेती है और लीवर से भी लेती है, दोनों को मिलके इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर है वो राइट साइड के एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इट सीक्रेट्स बाइल जूस and that is stored in a sac called the gall bladder। और जो बॉयल जूस वो सीक्रेट होता है गॉल ब्लैडर से, ये लीवर के पास में रहता है। और जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है जिससे सीक्रेट होता है लीवर जूस। एंड द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो फैट्स वगैरह है उन सभी का डाइजेशन बाइल जूस से होता है। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, गॉल ब्लैडर से। यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, इसमें ये है गॉल ब्लैडर दिया हुआ है। गॉल ब्लैडर से और ये लीवर से, इन दोनों से जो जूस निकलता है वो जो डाइजेस्टिव जूस है, लीवर ये गॉल ब्लैडर, इन दोनों से वो इकट्ठा होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ रस, खाने को पचाने वाले जो रस निकलते हैं डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस बोलते हैं, वो सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, है ना, अग्नाशय। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये पेनक्रियाज का काम क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन पे सबका काम करता है। एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म, मतलब हार्ड फॉर्म में रहते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। और लोअर पार्ट में जो है इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिस जो फूड के कंप्लीट डाइजेशन होता है और अलग अलग कंपोनेंट जो है एब्जॉर्ब किए ले जाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। और जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनके सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं जिससे आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। सो हम आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब हम जानेंगे कि एनर्जी कैसे मिलती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल अंदर तरफ जो भीतरी जो दीवार रहती है उससे ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहते हैं, तो डायरेक्टली हमें
एनर्जी मिलती है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब जैसे यदि हम चाहें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सोखना। हाँ, सोखने का काम। तो ये पूरे जो हम फूड जो एनर्जी ले रहे हैं वो सभी हमारी ब्लड में चली जाती है। द inner wall of the small intestine have a thousands of finger like outgrowths. These are called villi। और यही विलाय रहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? ये दीर्घरोग और रसंकुर। तो ये विलाय का काम रहता है कि ये विलाय जो है वो ब्लड एक्सचेंज करते हैं, मतलब एनर्जी को। Can you guess what the role of the villi could be in the intestine? This villi increase the surface area for absorption of the digestive food। और इनका काम क्या रहता है? जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। Each villus have a network, a thin and small blood vessels close to surface. The surface of the villi absorbs the digestive food materials, and the absorbed substance are transported via the blood vessels to the different organs of the body, where they are used to build complex substance such as proteins required by the body. This is called assimilation। और क्या होता है? जैसे जब ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, तो वो जो ब्लड वेसल्स रहेंगे, मतलब जो रक्त की वो रहती हैं, हाँ, तो उन सभी में जब एब्जॉर्ब हो जाएगा जो फूड, मतलब फूड एनर्जी के फॉर्म में, तो वो सभी पूरे ऑर्गन्स में चला जाएगा। हाँ, ब्लड सेल्स ये हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धमनी और शिराएं, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और जो सेल्स में अंदर आप जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें ग्लूकोज कैसे, मतलब ग्लूकोज एक कैसा फॉर्म है? ऐसा जटिल वाला फॉर्म, हार्ड फॉर्म। तो ये सिंपल फॉर्म में जैसे किसमें, ये ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है और वाटर, और इसके साथ साथ इसमें से एनर्जी भी निकलती है, जो एनर्जी हमारे शरीर में काम आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो खाना नहीं पच पाता है वो सभी उसको बड़ी आंत में रेफर कर देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी रहती है। एंड इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, मतलब 1.5 मीटर लेंथ में रहती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और इसका काम रहता है पानी को और जो आधा जो खाना नहीं पचा हुआ है उससे साल्ट और वाटर दोनों निकालना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। हाँ, वो उसके बारे में बता रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस। द फीकल मैटर is removed through the anus from the time to time. This is called egation। और जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको अलग किया जाता है बॉडी से हमारी। यहाँ पे ब्लॉक में दिया हुआ है ये। हम आगे बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया, हिंदी में। कभी कभी आपके जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य और विषाक्त तत्व अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। कई बार जब लूज मोशन होते हैं तो उससे क्या है, हमारे शरीर से जो है पूरा जो लिक्विड है, हाँ, एनर्जी, तो इससे कई बार कई लोगों की मौत भी हो जाती है डायरिया से। तो जैसे जब भी कभी के इसी को यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ORS का घोल देना बहुत ज़रूरी है, जिससे बैलेंस बना रहे। हाँ, इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है।
इससे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व भी रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल से 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। मतलब ORS जिससे पीने से बॉडी हमारी रिकवर हो जाती है। ORS नमक और उससे हाँ, तो बना अब डायरिया इसमें इंग्लिश में बात कर लें। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरली स्टूल फ्रिक्वेंटली, मतलब कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, मतलब कई बार यदि जो पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, और फूड पॉइजन का मतलब होता है जैसे यदि आप रास्ते में जो खाना वगैरह मिलता है, तो यदि वो अच्छा खाना नहीं रहता है, जैसे समोसे वगैरह हो गए ख़राब, यदि वो खा लेते हैं तो उससे ये सभी प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों में वो हमेशा होती है। अंडर सेवर कंडीशंस इट कैन बी फेटल, कई बार क्या है बच्चों की मौत भी हो जाती है इसके कारण। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे शरीर से जो है नमक, लवण और जल यदि बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो नुकसान हो जाता है हमारे शरीर को। एंड डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड। द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट शुगर डिजॉल्व इन इट, मतलब उसमें हल्का सा नमक और जो है चीनी दोनों को मिला के उसको पिला देना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, नाम से ही बता रहा है कि रिहाइड्रेशन जिससे पानी की कमी हो जाती है तो उसको भरने के लिए, तो ORS का घोल जरूर पिलाना चाहिए। सो आगे हम बात कर लेते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अच्छा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जब भी आपने देखा होगा कि जो जानवर रहते हैं आसपास आपके, तो वो हमेशा मतलब आंखें बंद करके भी चबाते रहते हैं। तो जैसे देखा होगा कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो चबाते क्यों रहते हैं, तो इसका कारण हम अभी यहाँ पे बात करेंगे कि मतलब वो ऐसे चबाते क्यों रहते हैं। तो उसका कारण क्या रहता है, जैसे देखो गाय भैंस वगैरह हो गई, तो ये लोग पूरा घास वगैरह चारा वगैरह खा तो लेते हैं, लेकिन मतलब देखा होगा कि इकट्ठा खाते जाते हैं, फिर बाद में जब वो बैठ के चबाते रहते हैं दोबारा से, तो दोबारा वो क्या करते हैं, जो खाना उनने खाया है उसको फिर से वापस लाते हैं मुंह तक और उसको अच्छे से चबाते हैं फिर दोबारा फिर, तो इसको बोलते हैं जुगाली करना। मतलब एक बार पूरा इकट्ठा तो खा लेंगे स्टोर करके, फिर बाद में दोबारा से वापस लाके फिर से चबाते रहते हैं। हाँ हाँ, तो अब हम आगे पढ़ते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, मतलब जो घास खाते हैं जितने भी, जैसे हो गए क्या उनका पाचन तो जैसे यदि कौन कौन घास खाते हैं, गाय भैंस हैं, ये सभी शाकाहारी जंतु, तो वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो ना खा रहे हों, मतलब जब उनका खाने का तरीके को हम बोलते हैं जुगाली करना। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। अब देखो इसमें बता रहे हैं कि अलग अलग उसके मतलब जो इसमें प्रकार दिए हुए हैं, मतलब अमाशय अलग अलग तरीके से है, ठीक है। तो इसका एक पहला भाग जो हो गया उसको हम कहते हैं रूमेन, है ना, पहला अमाशय का भाग। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे वो जल्दी जल्दी खा लेंगे और उसको इकट्ठा कर लेते हैं इस भाग में। हाँ, फिर रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, जिससे क्या है, अब हमने पता कर लिया कि जो जानवर है उनमें जो अमाशय है वो 4 भागों में होता है। तो पहला कौन सा हो गया, जिसमें रूमेन, ठीक है। अब रूमेन जो जिस जानवरों में रहेगा तो उनको हम क्या कहेंगे, रूमिनेंट। तो रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। तो रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन, मतलब थोड़ा सा पाचन इसमें हो जाता है, जिसे जुगाल कहते हैं। मतलब थोड़ा सा पाचन हो गया तो उसे जुगाल कहेंगे। तो जिन जानवरों में जुगाल होगा उन्हें अपन क्या कहेंगे, जुगाली करना। ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है उसे हम कहेंगे जुगाली करना। मतलब वो पहले से खा लेते हैं इकट्ठा करके, फिर उसके बाद दोबारा से फिर उसको वापस खाते हैं, ठीक है। पर
हाँ यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब बैठ के वो जुगाली करते रहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वो चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, मतलब जुगाली करना, इंग्लिश में बोलते हैं रोमंथन। जैसे पूरा इकट्ठा पूरा जल्दी जल्दी खा लिया, उसके बाद फिर वापस से लाता है मुंह में और छोटे छोटे उससे फिर चबाते रहते हैं वो, तो इसे हम कहते हैं जुगाली करना या फिर रोमंथन प्रोसेस। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं, मतलब जो एक बार खा के फिर दोबारा से फिर से उसको करते हैं अंदर, उन्हें हम रोमंथी या फिर रूमिनेंट। शाकाहारी भी रहते हैं, मांसाहारी, उनको सर्वाहारी कहते हैं। हाँ, जो दोनों खा लेते हैं उनको सर्वाहारी बोलते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि पौधे जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो पत्तियों में क्या है, सेलुलोज होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है अंदर उनका रूमेन, मतलब एक अमाशय का भाग, तो यहाँ पे जो सेलुलोज अब है, तो यदि वो सेलुलोज खाएंगे तो उनको पचाने के लिए जो है बैक्टीरिया भी होना चाहिए, जीवाणु हो गए, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं जिससे वो अच्छे से। हाँ कि ये वो पौधे में पहले पढ़ा था कि उनमें जो चीजें रहती हैं खूबी, तो ये पेड़ों को खाते हैं तो इनके काम भी आती हैं। हाँ, तो जब वो पत्तियां खा जाते हैं तो यहाँ पे पाए जाते हैं जो जीवाणु, वो इसको डाइजेशन करते हैं पत्तियों को। तो किसी रोमेंत अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रोमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, और बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारे शरीर में सेलुलोज हमारे शरीर में भी पाया जाता है, तो जैसे बहुत सारे जंतु जैसे जो मांस खाते हैं उनके उसमें हमारे जो मानव सेलुलोज, मतलब हमारे शरीर का जो है, यदि बाई चांस उनने खा लिया तो उनके शरीर में क्या है, पाया नहीं जाता क्या, ये मानव सेलुलोज को पचाने वाला जीवाणु, तो उनको कई बार परेशानी हो सकती है। जानवर 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 जैसे घोड़ा, अब आगे हम बात करते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत एवं वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। मतलब ये दो प्रकार के जो दिए हैं, जैसे घोड़ा हो गया और खरगोश हो गया, इन सभी में क्या है, शुद्धांत मतलब अभी पढ़ा था छोटी आंत, और वृद्धांत, इनके बीच में एक थैलीनुमा संरचना स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंधनाल। इसमें दिया होगा शायद, नहीं, घोड़े और खरगोश की बात की गई है। तो हाँ, अभी तो चाहो यहाँ से, मतलब यहाँ से लिख लो, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, हिंदी राइटिंग जिससे बढ़ेगी। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि जो ये अपने यहाँ पे तो सीधे शुद्धांत रहती है, उसके बाद सीधे वृद्धांत, मतलब छोटी आंत से सीधे बड़ी आंत ज्वाइंट रहती है, लेकिन इन जानवरों में क्या होता है, जैसे इनमें बीच में एक अंधनाल नाम की जो है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर मतलब सेलुलोज होता है, क्योंकि हाँ, तो ये लोग क्या है, घास वगैरह खाते हैं, है ना, तो इसलिए सेलुलोज का इनका डाइजेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग अब पत्तियां नहीं खाते हैं, तो हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे उसमें पाचन नहीं हो पाता। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म जंतु हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। मतलब आप देखो, अपन ने बहुत सारे जंतु के बारे में पढ़ा कि इनके अंदर पाचन तंत्र पाए जाते हैं, मतलब सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन अब कुछ ऐसे जंतु भी रहते हैं ना तो जिनमें स्ट्रक्चर रहता है और ना तो उनका मुख रहता है, मतलब किसी तरफ से भी वो खा लेते हैं। तो परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र, फिर वे
ये अमीबा, इसको इस वाले को अमीबा बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में हम आप भोजन ग्रहण करने वाले अनरोचक और हमें इनके बारे में आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो घास खाते हैं उन सभी के बारे में हमें बात करना है। हैव यू ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are in not eating, मतलब कई बार आपने देखा होगा, हाँ, वो सभी कई बार नहीं भी खाते हैं फिर भी मुंह चबाते रहते हैं। Actually they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen, वो क्या करते हैं, सीधे इकट्ठा भोजन जो है ले लेते हैं और उसको एक स्टमक के पार्ट में रख लेते हैं, जिस स्टमक बोलते हैं, जिसको इसका बोलते हैं रूमेन। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, मतलब जो है भोजन वहाँ पे स्टोर हो जाता है और जिसको हम बोलते हैं कर्ड। और यहाँ से शुरू हो थोड़ा थोड़ा डाइजेशन शुरू हो जाता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स to the mouth in a small lumps, an animal chews it, the process is called rumination and the animals called ruminant, मतलब जो स्टोर कर लेते हैं वो फूड यहाँ से, मतलब खा के धीरे धीरे करके वो रूमेन में यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा जब वो आपने देखा होगा जब बैठे रहते हैं एनिमल्स, तो उस वाले फूड को छोटे छोटे फार्म में फिर से वापस लाते हैं और फिर से उसको दोबारा से उसको चबा चबा के फिर से अंदर खाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट। एंड द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, हमने पढ़ा था कि घासों पत्तियों में सेलुलोज बहुत ज़्यादा रहता है, तो ग्रासेस में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डीर एंड एटसेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेंस, मतलब रूमेंस में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो सभी क्या इस सेलुलोज जो ग्रास में पाया जाता है इसको डाइजेशन करते हैं। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और हम सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाता इसलिए हम घास नहीं खाते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट्स एंड एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के पास बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम सीकम बोलते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट, और जो सेलुलोज का डाइजेशन वो यहाँ पे होता है हॉर्स और रैबिट्स में, जिससे जो है ह्यूमंस में नहीं रहता है, और जो बैक्टीरियाज रहते हैं यहाँ पर वो सभी सेलुलोज का डाइजेशन कर देते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेशन सिस्टम, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system, and how to acquire the digest food. In the section below you will learn another interesting ways of food, मतलब फूड इनटेक। बहुत सा हमने अभी जो पढ़ा है जिसमें मतलब जितने भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिस सभी के पास एक प्रॉपर अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है और अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स और ऐसे जंतु रहते हैं जिनमें क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है प्रेजेंट, और अलग खाने का कोई एक प्रॉपर वे नहीं रहती है, तो उन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपके कुछ डाउट है तो आप चाहें नीचे कमेंट में कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।